नमस्कार दोस्तों, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 23 जून जो बहुत महत्वपूर्ण एक राजनीति के लिहाज से रही, और इस 23 जून को एक बड़ी बैठक विपक्ष की हुई, और उस बड़ी बैठक से कई बड़े सवाल सामने आए, और उन सवालों से ये कहीं ना कहीं निकल कर आया कि इस बार 2024 के चुनाव में जो गठबंधन है, जो विपक्षी एकता है, वो एक साथ नजर आने वाली है। लेकिन ये सब समझ आ रहा है कि विपक्षी एकता का एकजुट होने की यहां बात की गई, लेकिन इस बीच कई सारे बड़े सवाल यहां पर उठे कि क्या विपक्षी बैठक में यूपी का सियासी माहौल बदलेगा, और यूपी में खासकर जो अखिलेश यादव, मायावती अलग अलग रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव में उन्होंने एक साथ आकर देख लिया, लेकिन वहां कोई खास नतीजे सामने नहीं आए, और साफ तौर पर देखा कि इस बार जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें 2024 में क्या ये जो विपक्षी गठबंधन की बात जो हम कर रहे हैं, उसमें मायावती भी साथ आएगी? क्योंकि 10 से 12 जुलाई को एक शिमला में एक बड़ी बैठक का यहां बात की जा रही है विपक्ष की ओर से, और इसमें आखिर होगा क्या? क्या इस बैठक के आने से पहले कई सारी ऐसी मीटिंगें अंदर खाने होने जा रही है, जिसमें वो तमाम नेता जो इस बैठक में नहीं पहुंच चुके, वो वहां पर पहुंचेंगे? तमाम सारे सवाल है, और सवाल यही कि यूपी की सियासत पर इस बैठक से क्या असर होने वाला है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मेरे साथ मेहमान है, वरिष्ठ पत्रकार है, और परिचय मैं आपका कराऊंगा। हमारे साथ जगदीप सिंह सिंधु साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, और हमारे साथ प्रेम कुमार जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। आप लगातार टीवी चैनल की डिबेट में इनको सुनते रहते होंगे। और मेरा सवाल यूपी की राजनीति से माहौल इसलिए थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि लगातार 2024 को लेकर तो चर्चा हो रही है कि गठबंधन एक साथ आने जा रहा है, लेकिन इस गठबंधन में जो चीजें हैं, क्योंकि इस बार वो जो तमाम पार्टी है, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, बात तमिलनाडु की कर ले, और बात दिल्ली में केजरीवाल सरकार की कर ले, ऐसी कई सारी जो राज्य में आपस में मतभेद है, उन मतभेदों को एक साथ हटाकर उन मतभेदों को खत्म करने की बात यहां की गई, और एक साथ एक सूत्र में एकता की मिसाल के तौर पर इस जो गठबंधन की जो ये पूरी तालमेल है, उसको बनाने की यहाँ एक कवायद हुई। तो मैं सीधा प्रेम कुमार जी से इस बारे में चर्चा करूंगा और समझूंगा। प्रेम कुमार जी, इस पूरे मामले को लेकर लगातार कल चर्चा दिन भर चलती रही, लेकिन यूपी की सियासत का माहौल आपको कैसा नजर आता है इस बैठक के बाद? जी राहुल जी, देखिए, उत्तर प्रदेश का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सबसे ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को तोड़ने के लिए विपक्ष के लिए भी उतना ही ज्यादा है। उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला प्रदेश है, और इसमें कितना डेंट लगा पाता है विपक्ष, उस पर ही निर्भर करेगा 2024 का नतीजा क्या होगा। अभी फौरी तौर पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है। हाँ, जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं उसमें उनको उनकी अपेक्षा के हिसाब से वोट्स नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीद रखती है कि वो यहाँ पर अपना वोट प्रतिशत जो है बढ़ाए। जैसे कि कई राज्यों में 50% के आसपास से वोट लेकर चली गई बीजेपी, तो अगर 50% वोट लेकर चली आए तब तो फिर सारी विपक्षी एकता धराशायी हो जाएगी। तो बीजेपी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज 50 के करीब लाया जाए। तो ये अब इसको तोड़ा कैसे जाए, तो निश्चित रूप से मायावती जी एक बड़ी फैक्टर हैं। कांग्रेस छोटा होते हुए राष्ट्रीय चुनाव में महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाती है, और महत्वपूर्ण होने के कारण भी है जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के बावजूद उसमें अभी चुंबकत्व वाला फैक्टर विपक्ष में पैदा नहीं हुआ है। उनसे पार्टी छिटक रही है, जैसे स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी है या दूसरी पार्टियां आ नहीं रही है। फिर आरएलडी का भी जो की जुबान है वो थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। तो ये चुंबकत्व वाला फैक्टर क्यों नहीं है? हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश में एक सियासत बदली है कि जो मोदी विरोधी वोट्स हैं, जो बीजेपी विरोधी वोट्स हैं, उसको धार्मिक आधार पर भी देख सकते हैं और गैर धार्मिक आधार पर भी देख सकते हैं। तो वो मोदी विरोधी वोट
राहुल गांधी की भारत यात्रा के बाद कांग्रेस के प्रति पॉजिटिव हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये है, यही कारण है कि आरएलडी का टोन कांग्रेस के लिए डिफरेंट हुआ है। इवन समाजवादी पार्टी कम से कम अगेंस्ट में नहीं बोल रही है। तो सबको लग रहा है कि कांग्रेस से अगर लड़ते हैं तो निश्चित रूप से मोदी विरोधी वोट हमसे दूर होगा, वो अलाइन नहीं होगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर सिर्फ मुसलमानों की भी बात करें तो कांग्रेस के प्रति राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मुसलमानों का एक झुकाव बना है। यही आप पश्चिम बंगाल में भी एक विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती, बाद में टीएमसी ने वापस चले गए, मिल गए, अलग बात है। लेकिन टीएमसी का भी है कि कांग्रेस अगर उनके साथ एकजुट हो जाती है तो जो मुस्लिम वोट में थोड़ा बहुत इल्यूजन्स है, भ्रम है, उसको वो काट लेंगे। तो उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश की भी सियासत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का मिल करके चुनाव लड़ना अतीत का अनुभव अधिक परिणाम देने वाला नहीं रहा, तो ये एक संकोच का विषय है। तो एक अल्टरनेटिव कुछ हो सकता है क्या? तो इसमें आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर मिलकर चुनाव लड़ ले और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य में कुछ डिफरेंट रणनीति के साथ सामने आए और इसमें आपस में इनका एक एकता भी रहे, अंदर खाने की बातचीत भी रहे, इस तरह की कोशिश जो है परवान चढ़ रही है। अगर ऐसा कुछ हो पाता है, ये होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एसपी और बीएसपी का भी गठबंधन हमने देखा है, वो अलग हुए हैं, ये भी हमने देखा है। लेकिन ये बात सच है कि बीएसपी और कांग्रेस के बीच में अंदर खाने बात चल रही है। आरएलडी का भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में झुकाव है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जानते हैं कि जाट प्लस मुस्लिम अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है तो रिजल्ट आता है। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सियासत करवट लेती दिख रही, लेकिन इसमें विपक्षी एकता का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, उसका पर्सपेक्टिव अलग है। उत्तर प्रदेश एक अलग है, इसको अलग से देखना पड़ेगा, हर स्टेट पर वर्क करना पड़ेगा अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश होती है। जी, तो यानी हम ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में मायावती अगर कांग्रेस के साथ जाती है तो जो यूपी में मतभेद कहीं ना कहीं, क्योंकि मायावती के अखिलेश यादव के साथ में रहे हैं, जयंत चौधरी एक अलग सेकंड लाइन है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो है वो उनके बीच में दूरियां जो पहले थी जब उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा था और उसके बाद वो एक साथ फिर एक जगह आए, लेकिन उसके बाद फिर वो अलग हो गए। लेकिन अब 24 के चुनाव आते आते क्या ये लगता है कि मायावती कहीं ना कहीं उस राष्ट्रीय नेतृत्व को महसूस कर रही होगी? क्योंकि ये भी एक आरोप मायावती के ऊपर हमेशा से लगते रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम करती है। पिछले कई ऐसे मौकों पर सामने आया, जैसे नई संसद का उद्घाटन के तौर पर जब वॉकआउट कहीं जो विपक्षी संगठन है उन्होंने किया, और जो कई ऐसे मौके और भी नजर आए। लेकिन अब बात यही है कि क्या लगता है कि कांग्रेस को उस लीडरशिप में एक्सेप्ट यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस को मायावती कर सकती है, ऐसा आपको कुछ अंदेशा नजर आता है? देखिए राहुल जी, चूंकि बहुजन समाज पार्टी का मीडिया में वैसा एक्सेस नहीं है जैसा दूसरी पार्टियों का है, वो मीडिया का उतना इस्तेमाल नहीं करती है जितना दूसरी पार्टियां करती हैं। इसलिए बीएसपी के लिए जो परसेप्शन सही या गलत बन जाता है वो प्रिवेल करता है, वो लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन सही बात यह है कि किसी भी पार्टी को किसी की बी टीम कहना इतना आसान नहीं होता। तब तो आज केजरीवाल भी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कह दे, चूंकि अध्यादेश के मामले पर कांग्रेस का रुख साफ नहीं हो रहा है। तो ये है। दूसरी बात है, ये स्पष्ट है मायावती जी की तरफ से कि स्टेट पॉलिटिक्स में उनका पहला जो राइवल है समाजवादी पार्टी, ये उन्होंने छिपाया नहीं। पहला राइवल बीजेपी नहीं है बीएसपी की, पहला राइवल समाजवादी पार्टी, उन्होंने स्पष्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जब गठबंधन की बात आएगी तो वो बीजेपी के साथ भी वो संभावनाएं देख सकती हैं। हालांकि ऐसे कोई संकेत नहीं है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी कांग्रेस ही है कि अगर किसी से, क्योंकि उनकी चिंता है 10 सीटें कैसे बचाई, जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उसमें एड ऑन हो, घटे नहीं। और ये घटे नहीं तो इसमें देखिए ये जो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश है उस पर नजर है, इसके अलावा उनके प्रभाव वाले जो
क्षेत्र हैं, मध्य उत्तर प्रदेश में भी, वहां भी नजर है, तो वहां कांग्रेस के साथ में अलाइनमेंट से उनको कुछ फायदा हो सकता है। ये पूरा इलाका हुआ बिजनौर, मुरादाबाद या उस इसके रामपुर, इस सब के आसपास का जो इलाका है जो मुस्लिम बहुल है, उधर हो जाए, या पश्चिम उत्तर प्रदेश में इधर और आए, तो मायावती जी को लगता है कि कांग्रेस से अलाइनमेंट में उनको फायदा हो सकता है। तो ये इसलिए इस किस्म से संभावना टटोली जा रही है। लेकिन ओवरऑल बीजेपी को हराना है, ये भावना बीएसपी में नहीं दिखती जो दूसरी पार्टियों में दिखती। ये फर्क है बीएसपी और दूसरी पार्टी में। दूसरी पार्टियां इसलिए पटना बैठक में शामिल हुई क्योंकि सब में एक भावना है कि बीजेपी को हराना है, और मायावती जी की पॉलिटिक्स है कि हमारी संख्या बढ़ानी है, उसके बाद हम पॉलिटिक्स करेंगे। तो ये जो डिफरेंस है, इसी वजह से यूपी की पॉलिटिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जी बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं एक बड़ा ध्यान जो है जनता का उस ओर भी ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो यूपी में मायावती जो है वो कम से कम अपने उन लोकसभा सीटों से ज्यादा कोशिश तो ये करेगी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी भले ही जो है कांग्रेस के साथ है, लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से उनकी वो सीटें बढ़ती है तो एक संभावना यानी अटकल एक लगा सकते हैं, लेकिन अभी खुले तौर पर वो कहना संभवतः नहीं है। ठीक है, मैं जगदीप जी के पास एक बार चलूंगा। जगदीप जी, उत्तर प्रदेश की बात आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़ी सीट है और कहीं ना कहीं एक जरूरी भी है इस पर चर्चा करना। आज अगर यूपी में हम देखें, क्योंकि जो कल बैठक हुई उस बैठक में जयंत चौधरी वहां नहीं गए, हालांकि उन्होंने अपना एक पारिवारिक कारण बताया और हमारी जो उनके वरिष्ठ नेताओं से जो बातचीत हुई उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि वो शिमला की जो अगली बैठक है उसमें वो जाएंगे, यानी उनका समर्थन इसमें है। लेकिन आज सवाल ये है कि यूपी में जो महागठबंधन की बात अगर होती है तो उसमें आपको मायावती और जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी और जो राजभर जी है, राजभर भी लगातार जो है उनके बयान भी सामने आ रहे हैं कि अगर तीनों दल एक साथ मिल जाए तो वो भी कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है। उन्होंने जो है मीडिया बाइट में ये बात कह दी। तो आपको ये गठबंधन जो है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर होता है तो ये कहीं ना कहीं आपको कठिनाइयों वाला दिखता है, या फिर सिर्फ ये अटकले है क्योंकि यूपी में वो समीकरण जो है वो सेट नहीं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं बैठ रहा है? जगदीप जी। राहुल जी, जहां तक कल की बैठक का सवाल है, 16 विपक्षी पार्टियां और 16 ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो भारत में राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव रखती हैं, उनका जनाधार भी है, वो इकट्ठी हुई और वो एक अपने उद्देश्य के लिए, जिसको राष्ट्रीय उद्देश्य के तौर पे देखा जाए तो उस एक उद्देश्य के लिए वो वहाँ एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, उनकी चर्चा हुई और वहाँ से जो संदेश निकलता है वो एक यूनिटी का संदेश निकलता है, सबका साथ मिलकर एक लड़ाई के लिए एक, और ये लड़ाई जो है ये विचारधारा की लड़ाई है और ये विचारधारा का संघर्ष है। एक विचारधारा वर्तमान सत्ता की है, एक विचारधारा संविधान के प्रति आस्था रखने वालों की है। उसमें भले ही वो कोई भी पार्टियां किसी भी नाम से हों, लेकिन अगर हम देखेंगे हमारे पीछे का इतिहास, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, अधिकतर ये वो ही पार्टियां हैं जिन्होंने संविधान के सिद्धांतों में आस्था जताई है। अब रही बात ये कि ये राष्ट्रीय स्तर का जो गठबंधन है, ये वर्तमान सत्ता की एकाधिकार वादी जो राजनीति है, ये उसके खिलाफ खड़ा हुआ है और उसी से संघर्ष की बात है और उसी के लिए ये एक समाधान और एक विकल्प आम जन को देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जहां तक सवाल आता है राजनीतिक पार्टियों का, पिछले 10 सालों में इन राजनीतिक पार्टियों के कोई बड़े संघर्ष हमें धरातल पे दिखाई नहीं दिए, लेकिन आज जो मुद्दे देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको लेकर समाज के अन्य वर्ग, सभी वर्गों में जिस प्रकार से एक बेचैनी है, उस बेचैनी को ये राजनीतिक दल समझने लगे हैं। और कांग्रेस का खास तौर पे मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को लेके
जहां कांग्रेस की असफलताओं का दौर रहा, अब कांग्रेस उसको एक सफलता के पैमाने पे, रास्ते पे लाने की कोशिश में है। लेकिन जहां तक क्षेत्रीय छत्रपों का सवाल है, उत्तर प्रदेश का, उसमें समाजवादी पार्टी, उसमें बहुजन समाज पार्टी, उसमें दूसरी अन्य पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल है, ये ये खास तौर पे अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना महत्व रखती हैं। अब रही बात इनके साथ आने की, इनके अपने अपने मत और विरोधाभास हैं, इनके अपने अपने अंतर्द्वंद हैं, और इन अंतर्द्वंदों और विरोधाभासों को देखते हुए क्षेत्रीय स्तर पे इनका साथ आना वो इतना संभव नहीं लगता जब तक कोई वृहद योजना ना होगी और जब तक कोई वृहद राजनीतिक संधि नहीं बनेगी। रही बात यह कि जो एक राष्ट्रीय उद्देश्य है, उस राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए हो सकता है कि ये तीनों पार्टियां अपने हितों की रक्षा करते हुए भी कुछ चीजों के लिए त्याग कर सकें, और ये उस राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए कांग्रेस के साथ आ सके। कल की बैठक में अगर आपने देखा हो तो ये एक तरह से तय माना जा रहा है कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर और कांग्रेस की अगुवाई में इस मोर्चे का गठन करने वाले हैं, क्योंकि अगली बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही ने बुलाई है और वही इसका आयोजन कर रहे हैं। तो रही बात यह कि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार उत्तर प्रदेश में है वो निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि उनका एक बड़ा जो समर्थन है वो उत्तर प्रदेश हिंदी बेल्ट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये जो हिंदी बेल्ट है जिसमें झारखंड और बिहार भी शामिल है और छत्तीसगढ़ भी शामिल, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आधार है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियों के विरोधाभास हैं, उनको देखते हुए वो किस दिशा में, किस रुख में जाएंगे, ये समय के साथ तय होगा। आज जहां अखिलेश यादव की बात करें या उनकी समाजवादी पार्टी की बात करें, तो पिछले काफी समय से बहुत सी ऐसी नीतियां हैं जो राज्य सरकार की हैं, जो केंद्र सरकार की हैं, उन नीतियों पे जिस प्रकार से मुखर विरोध एक राजनीतिक दल द्वारा किया जाना चाहिए था, वहां मुझे लगता है समाजवादी पार्टी उस प्रकार से अपनी भूमिका निभाने में असफल रही है। दूसरी बात है मायावती की। मायावती एक तरह से जिस प्रकार से उन्होंने एक समर्पण किया हुआ है और पिछले काफी समय से जो भारतीय जनता पार्टी की वो सहायक के रूप में कार्य कर रही हैं, वहां उनके जो अपने विरोधाभास हैं, अपने जो उनके कुछ भय हैं, उनको देखते हुए उनके ये साहसिक कदम हो जाएंगे, मुझे उसमें शंका है। रही बात ये कि जहां जी 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 आपने आपने कई सारी चीजें शंका में भी आपने डाल दी है, और कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मेरा थोड़ा सा एक सवाल इसमें आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। केजरीवाल पर हम थोड़ा ध्यान डालना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल जो है उस बैठक में गए और केजरीवाल ने बैठक में जाने से पहले कई ऐसे बयान दिए जो विवादों में रहे, लेकिन केजरीवाल बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं पहुंचे, उससे पहले वो वहां से निकल चुके। और ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं वो जो है उनकी वो एकता में वो सम्मिलित नहीं, ऐसी खबरें मीडिया में चलाई जा रही है। उनमें क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लोग लगातार उस राजनीति को देख रहे हैं, नजदीक से समझ रहे हैं, उन लोगों के बीच बातचीत करते हैं, तो मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या केजरीवाल जो है उस भूमिका में है जो अन्य विपक्षी दल वहां पर समर्पित तौर पर आपको नजर आए? जी, जहां तक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का सवाल है, जिस तरह से सभी विपक्षी दलों ने एक राजनीतिक समझबूझ के लिए के तहत ही ये एकत्रित होने का फैसला किया था और संभावनाओं को तलाशने के लिए जिस प्रकार से वो बैठक कर रहे थे, उस भावना को देखें अगर हम, तो उस भावना से जो केजरीवाल का व्यवहार है वो उतना मेल नहीं खाता।
जहां तक उनके अपने अध्यादेश की बात है या उनके अपने एक एक बिंदु की बात थी, वो बिंदु को इस बैठक के बाद बंद कमरे में भी बैठ के सुलझाया जा सकता था। उसको इस प्रकार से पब्लिकली नहीं बताया जाता। ये उन लेकिन जगदीप जी, शिमला की बैठक से पहले कहीं आपको लगती है आशंका है कि कहीं निपट जाएगा या फिर ये खींचतान चलेगी? कुछ आपको ऐसा कुछ अंदेशा, कहीं बातचीत, कोई सूत्रों से कोई जानकारी? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और ये कल जो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान रहा कि हम कुछ लचीलापन का रुख अपनाएंगे, वो एक संभावना को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे जो हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ हैं, वो अपने अपने जो संकीर्ण हित हैं उनको छोड़कर एक विस्तृत हित उद्देश्य के लिए इकट्ठा हों। लेकिन यहाँ जो कल का व्यवहार अरविंद केजरीवाल का रहा, या उससे पहले बैठक से पहले भी जो व्यवहार उनका रहा, वो राजनीतिक अक्षमता, राजनीतिक बचकानापन का उदाहरण है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जहां देश की बात आती है, जहां एक संविधान की बात आती है, जहां संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करने की बात आती है, वहां एक तरह से शर्तें लगाकर इस तरह की बैठक में बात करना और उसके लिए सीधा सीधा कांग्रेस के साथ उनकी तीखी तकरार होना, वो शोभायमान मुझे नहीं लगा एक राजनीतिक परिदृश्य में। वो अनुचित आप मान रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक सवाल लूंगा और फिर चर्चा को यहीं करेंगे। तो आप प्रेम कुमार जी से एक छोटा सा सवाल लेता हूँ। प्रेम कुमार जी, यूपी और बिहार हमेशा से 2000 जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर महत्वता रही, लेकिन अब जो ये जो सियासी बैठक जो यहाँ बिहार में देखने को मिली, इसका बाद आपको नजर आता है कि ये चुनाव के लिहाज से एक सियासी गढ़ आने वाले समय के लिए भी जो है वो कहीं ना कहीं अब बन जाएगा बिहार, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पहल की है वो केसीआर साहब ने भी की थी, लेकिन केसीआर साहब कहीं ना कहीं इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उसके पीछे एक आपसी मतभेद, या फिर कहे कि इसके पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही है कि वहां विधानसभा के चुनाव है और सीधी टक्कर उनकी कांग्रेस के साथ में है, तो कांग्रेस को जो है वो उस तरह से जो है वो अपने आप को यहाँ डिनाई नहीं कर सकते और उस चीज को जो है वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पर रखेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनके अपने अच्छे नंबर उनको लाने। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या बिहार 2024 के लिहाज से सियासी गढ़ अब बनता हुआ आपको नजर आता है? प्रेम कुमार जी। राहुल जी, इसको एक हम अलग तरीके से इसका उत्तर देना चाहते हैं। वो ये कि हमारे देश के में जो रीजनल पार्टीज हैं उनका वोट शेयर आज लगभग 40-41% है, 41% है, जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और केंद्र में जो यूपीए की सरकार बनी या अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में गठबंधन की सरकार बनी या अब की बनी, इसको थोड़ा सा देखें तो वाजपेयी जी के समय में 22%, 22.5% और 25.5% वोट बीजेपी के पास थे और बाकी तो उनके सहयोगी दल रीजनल पार्टी। यूपीए 1-2 में आइए तो 28.5% कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता है। आज बीजेपी का वोट परसेंटेज 37% है और कांग्रेस गिर के 19.5% पर आ गई है। तो अब रीजनल पार्टीज को देखने का, यह रीजनल पार्टी सत्ता में तभी आ पाएंगी जब कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस, क्योंकि रीजनल पार्टीज का जो लेवल है मैक्सिमम लेवल पर है, 41% पर है, इससे ज्यादा इससे पहले कभी नहीं थी। तो अब 41% से और ज्यादा बढ़ेगी रीजनल पार्टीज। वोट्स के मामले में ये नहीं दिखता, लेकिन कांग्रेस जब स्ट्रांग होगी तभी जाके बीजेपी का अल्टरनेटिव गवर्नमेंट रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर के संभव है। तो कांग्रेस कहाँ, जैसे बिहार में है, बिहार में मिल करके लड़ने से आरजेडी और जेडीयू चूंकि उस खेमे से इस खेमे आ रही है, तो वो वोट बैंक इधर जुड़ रहा है, ये मान सकते हैं। सीटों की संख्या बढ़ सकती है, इस हिसाब से बिहार महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण महाराष्ट्र भी है।
देखिए 50 सीटें अगर बीजेपी की कम हो जाती हैं तो सीन बदल जाएगा। और 50 सीटें कैसे कम हो, इसमें बिहार और महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका है और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा परफॉर्म करके ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यही बीजेपी के लिए चिंता का सबब है कि यूपी को इतना स्ट्रांग रखो ताकि वो 50 सीट कम हमें कर ना पाए और हम इसकी भरपाई कर लें। वोट बैंक के भी ख्याल से हम देख रहे हैं, कांग्रेस स्ट्रांग होगी तभी रीजनल पार्टीज के संयोजन से वैकल्पिक सरकार बन सकती है। ये आज की रियलिटी है जी। चलिए प्रेम कुमार जी और जगदीप जी, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों के लिए भी कम से कम जो ये महत्वपूर्ण जानकारी आज इस प्रोग्राम के जरिए हमने आपको देने की कोशिश की है, इससे कहीं ना कहीं कई सारी चीजें क्लियर हो जाती है उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी और तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं देश के लिहाज से भी। और ये चीजें समझने की अब जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में आखिर जो सियासी माहौल है वो किस ओर जा सकता है। जैसे मायावती की बात आ रही है कि मायावती भले ही इस गठबंधन में सहयोगी के तौर पर ना नजर आ रही हो, लेकिन मायावती की जो अपनी लोकसभा की जो 10 सीटें हैं, अगर वो जो है उनको बढ़ोतरी अगर कांग्रेस के साथ यानी इस महागठबंधन के साथ जाने में नजर आती है तो वो इस विपक्ष के इस महागठबंधन में शामिल हो सकती है। लेकिन जैसे कहा वरिष्ठ पत्रकार जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जो समीकरण है कहीं ना कहीं वो एक अपने अपने जो वजूद है उसको बचाने का भी समीकरण है। और अगर मायावती को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ा तो शायद उससे भी कोई वो परहेज नहीं करेगी। लेकिन सवाल यही कि जो यूपी में सियासी माहौल है वो इस विपक्ष की बैठक के बाद वो गरमाया हुआ है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अपने दर्शकों से सवाल पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि आखिर यूपी का जो सियासी माहौल है वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव तक किस करवट जाकर बैठेगा? क्योंकि ये सवाल हम लगातार पैनलिस्ट से तो पूछते ही है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।